नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। आजादी के बाद से श्रमिक वर्ग का इतिहास संघर्ष भरा रहा है। अलग अलग किस्म के शारीरिक श्रम और उद्योग धंधों में लगे श्रमिकों को अपने कार्य क्षेत्र में बुनियादी जरूरतें हासिल करने के लिए बड़े संघर्षों से गुजरना पड़ा है। फिर चाहे वो काम के निश्चित घंटों की बात हो या काम करने की जगह की सुरक्षा, वेंटिलेशन, रोशनी, साफ सफाई जैसे मूलभूत मुद्दे हों। इस समय देश का श्रमिक वर्ग कम मेहनताना, अस्थायी नौकरी, असुरक्षित कार्यक्षेत्र, मशीनीकरण, बाल मजदूरी, महिलाओं को असमान वेतन, निजीकरण जैसी कई मुश्किलों से जूझ रहा है। हालात यह है कि भारत के मजदूर और दूसरे कार्यों में लगे श्रमिकों के मुद्दों पर विचार विमर्श करना बेहद जरूरी हो गया है। श्रमिकों से जुड़ी इन्हीं तमाम चिंताओं को दूर करने के लिए संसद के मॉनसून सत्र से 3 श्रम संहिता पास किए गए। तो आज विशेष में इन्हीं श्रम संहिता के स्वरूपों को समझने का प्रयास करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इनके जरिए किस तरह से श्रमिकों के जीवन में बदलाव आएगा। आइए शुरुआत करते हैं विशेष की। श्रमिकों के कल्याण और उनके अधिकार को मजबूत बनाने के लिए 3 विधेयक संसद के मॉनसून सत्र में पारित किए गए। इसके साथ ही श्रम कानूनों के जरिए श्रमिकों और कामगारों के कल्याण के लिए 4 श्रम संहिताओं को एक साथ मिलाकर आसान और पारदर्शी कानून बनाने की राह खुल गई। 4 श्रम संहिताओं में से मजदूरी संबंधी संहिता संसद में पहले ही पारित की जा चुकी है और ये देश का कानून भी बन चुकी है। संसद में पारित हुए श्रम संहिता कामगारों और श्रमिकों के कल्याण के लिए मील का पत्थर साबित होगी। ऐतिहासिक श्रम सुधारों के लिए संसद में पारित कराई गई श्रम सुधारों से जुड़ी श्रम संहिताएं देश के 50 करोड़ से ज्यादा संगठित और असंगठित कामगारों श्रम कल्याण सुधारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगी। दरअसल साल 2014 के बाद से ही सरकार ने लगातार श्रमिकों के कल्याण के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उसी कड़ी में श्रम कानूनों में समग्र सुधार के लिए संसद में इन श्रम संहिताओं को पारित कराया गया ताकि इनके जरिए श्रमिकों के हित और कल्याण की दिशा में कदम उठाए जा सकें। श्रम संहिताओं के उद्देश्य की बात करें तो उपजीविका जन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020 यानी OSH संहिता में श्रमिकों को कार्य के लिए एक सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने और श्रमिक कल्याण सुनिश्चित करने हेतु प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसी प्रकार औद्योगिक संबंध संहिता 2020 यानी IR संहिता के जरिए श्रमिक के लिए एक प्रभावी विवाद निस्तारण व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इस संहिता का मकसद प्रत्येक औद्योगिक संस्थान, चाहे वहां एक ही श्रमिक कार्य कर रहा हो, एक प्रभावी एवं समयबद्ध विवाद निस्तारण प्रणाली उपलब्ध कराना है। वहीं सामाजिक सुरक्षा संहिता संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने का कार्य करेगी। इस संहिता का मकसद सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा के संकल्प को पूरा करना है। श्रम सुधारों की प्रक्रिया भी 2014 में जो आरंभ की गई है, इसका उद्देश्य ये है कि अनेक श्रम कानूनों को समाहित कर उनमें सरलीकृत रूप से 4 लेबर कोड में परिवर्तित किया जाए। श्रम सुधारों का उद्देश्य ये है कि हम अपने श्रम कानूनों को बदलते कार्य जगत के अनुरूप किया जाए तथा श्रमिकों और उद्योगों की आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाते हुए एक प्रभावी और पारदर्शी व्यवस्था दी जाए। इन तीनों श्रम संहिताओं के माध्यम से श्रमिकों, उद्योग जगत और अन्य संबंधित पक्षों के अधिकार और आवश्यकताओं में एक सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की गई है। दरअसल इन श्रम संहिताओं का मकसद श्रमिकों को वेतन सुरक्षा, काम करने के वातावरण की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और त्वरित विवाद निस्तारण प्रणाली उपलब्ध कराना भी है। इसके अलावा श्रम कानूनों को बदलती परिस्थितियों के अनुरूप करने के साथ ही श्रमिकों और उद्योगों की आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाते हुए एक प्रभावी और पारदर्शी व्यवस्था बनाना भी है। वर्तमान श्रम कानूनों में कैंटीन, क्रेच, फर्स्ट एड तथा अन्य कल्याणकारी सुविधाओं के लिए अलग अलग थ्रेशोल्ड दिए गए हैं। अब OSH कोड में हमने इन सभी के लिए यूनिफॉर्म थ्रेशोल्ड देने का कार्य किया है, जिससे ज्यादा श्रमिक कल्याणकारी प्रावधानों का लाभ उठा सकें। श्रमिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें काम करने के लिए एक सुरक्षित वातावरण देना भी इस संहिता का मकसद है।
ताकि उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा हो और वो एक खुशहाल जीवन जी सकें। इसके लिए OSH संहिता में पहली बार एक निश्चित आयु से ऊपर के श्रमिकों के लिए वार्षिक स्वास्थ्य जांच का प्रावधान किया गया है। दरअसल श्रमिकों की ये समस्या रही है कि वे कई परिस्थितियों में ये साबित नहीं कर पाते हैं कि वे किस संस्थान के श्रमिक हैं। श्रमिकों की इस समस्या का समाधान करना भी इस संहिता का मकसद है। इसके साथ ही श्रमिकों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना भी इस संहिता का उद्देश्य है। श्रमिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण स्तंभ है उसे काम करने के लिए एक सुरक्षित वातावरण देना, जिससे उसके स्वास्थ्य की सुरक्षा हो सके और वो एक खुशहाल जीवन जी सके। इसके लिए OSH कोड में पहली बार एक निश्चित आयु के ऊपर के श्रमिकों के लिए एनुअल हेल्थ चेकअप का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त सुरक्षा से संबंधित स्टैंडर्ड्स को प्रभावी और गतिशील रखने के लिए उन्हें नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ बोर्ड के द्वारा बदलती हुई तकनीक के साथ साथ बदला जा सकेगा। वहीं IR संहिता का मकसद निश्चित अवधि वाले कर्मचारियों की सेवा शर्तें, वेतन, छुट्टी और सामाजिक सुरक्षा को नियमित कर्मचारी के समान बनाना है। यदि किसी श्रमिक की नौकरी छूट जाती है तो दोबारा उसके रोजगार की संभावना बढ़ाने के उद्देश्य से IR संहिता में पहली बार रीस्किलिंग फंड का प्रावधान किया गया है, ताकि श्रमिक को जल्द से जल्द रोजगार मिल सके। हमारी सरकार का संकल्प है कि हम एक यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी की प्रणाली की व्यवस्था अपने श्रमिकों के लिए करें। इसी संकल्प के अनुरूप सोशल सिक्योरिटी कोड में ESIC और EPFO के दायरे को बढ़ाया जा रहा है। ESIC के दायरे को बढ़ाने के लिए ये प्रावधान किया गया है। अब इसकी कवरेज देश के सभी 740 जिलों में होगी। इन श्रम संहिताओं का मकसद प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों को मजबूत बनाना भी है। इसके लिए प्रवासी श्रमिकों की परिभाषा को व्यापक बनाया गया है। इसके तहत दूसरे राज्य से आने वाले मजदूर जिनका वेतन 18,000 रुपए से कम है, वो प्रवासी श्रमिक के दायरे में आएंगे। इसके साथ ही प्रवासी श्रमिकों के लिए एक डेटाबेस बनाने का प्रावधान, उनकी कल्याणकारी योजनाओं की पोर्टेबिलिटी, एक अलग हेल्पलाइन की व्यवस्था और उन्हें साल में एक बार अपने मूल स्थान पर जाने के लिए नियोक्ता द्वारा यात्रा भत्ता दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसका मकसद बदलते परिवेश में श्रमिकों और उद्योगों की आवश्यकता में संतुलन बनाना है। इन श्रम संहिताओं में जहां एक तरफ श्रमिकों के अधिकारों को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया गया है, वहीं उद्योगों को सरलता से चलाने के लिए एक सरल अनुपालन की व्यवस्था भी की गई है। अब उद्योग लगाने के लिए विभिन्न श्रम कानूनों के तहत अलग अलग कई रजिस्ट्रेशन या कई लाइसेंसेस लेने की आवश्यकता नहीं होगी। ये काम नए श्रम कानून के तहत आसानी से किए जा सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपजीविका जन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020 श्रम सुधार की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। राज्यसभा से विधेयक 23 सितंबर और लोकसभा से 22 सितंबर को पारित हुआ था। इस संहिता के जरिए श्रमिकों के काम करने की दशा के साथ ही सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर खास ध्यान दिया गया है। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान 3 ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाली श्रम संहिताओं को पारित किया गया है। इनमें से एक है उपजीविका जन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020। इसमें 13 श्रम कानून शामिल किए गए हैं। इसे OSH संहिता भी कहते हैं। संहिता 10 और उससे अधिक श्रमिकों वाले एस्टेब्लिशमेंट्स, खानों और डॉक्स पर कार्यरत कर्मचारियों की स्वास्थ्य, सुरक्षा और कार्यदशा को रेगुलेट करती है। अब तक सिर्फ संगठित क्षेत्र के मुट्ठी भर मजदूरों को संरक्षण दिया जाता था, उनके कल्याण की योजनाएं बनाई जाती थी, जबकि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या 90% से अधिक है। अब इसमें सभी मजदूरों को रखा गया है, यहाँ तक कि नए आर्थिक संदर्भ में जो एक नया वर्ग पैदा हुआ है, उदाहरण के लिए प्लेटफॉर्म वर्कर्स जो ऑनलाइन सेवा देते हैं, इनकी संख्या भी देश में 40 लाख। इसके साथ साथ जिग वर्कर्स जैसे ओला चलाने वाले, उबर चलाने वाले, जो नियोक्ता और श्रमिक के संबंधों के द्वारा परिभाषित नहीं होते, इनकी संख्या 1 करोड़ 40 लाख है और ये लगातार बढ़ती जा रही है। इनको शामिल किया।
इस संहिता में कर्मचारियों को लेकर नियोक्ता के कर्तव्यों का जिक्र किया गया है। कार्यस्थल ऐसा होना चाहिए जहां चोट लगने या बीमार होने की आशंका न हो। कर्मचारियों की मुफ्त सालाना स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था होनी चाहिए। कार्यस्थल पर दुर्घटना में किसी कर्मचारी की मौत या उसे गंभीर शारीरिक चोट लगने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों को सूचित करना होगा। कर्मचारियों के अधिकार और कर्तव्यों का भी जिक्र किया गया है। कर्मचारियों को अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी मानदंडों का पालन करना होगा। इंस्पेक्टर को असुरक्षित कार्य स्थितियों के बारे में जानकारी देनी होगी। कर्मचारियों के कुछ अधिकार भी हैं जिनमें नियोक्ता से सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी मानदंडों की सूचना हासिल करने का अधिकार शामिल है। काम के घंटे और अवकाश का भी जिक्र किया गया है। एक दिन में कोई भी श्रमिक 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा। ओवरटाइम काम के लिए श्रमिकों को 2 गुनी दिहाड़ी देनी होगी। ओवरटाइम के लिए श्रमिक से पहले से सहमति लेनी होगी। महिला श्रमिक शाम 7 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले काम कर सकती हैं अगर उनकी सहमति हो और सरकार से मंजूरी मिली हो। श्रमिकों से एक हफ्ते में 6 दिन से ज्यादा काम नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें हर साल प्रत्येक 20 दिन के काम पर 1 दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए। महिला श्रमिकों की संख्या इस देश में सिर्फ 22.3% है। इसका कारण है उन्हें समान अधिकार, समान कार्य क्षेत्र और समान पारिश्रमिक नहीं मिलता। इन कोड्स के द्वारा महिला श्रमिकों को समान अधिकार, समान कार्य क्षेत्र, समान पारिश्रमिक देते हुए उनको सुरक्षित किया गया है। उनकी परिस्थितियों को देखते हुए, यानी 7 बजे सुबह से पहले और शाम को 7 बजे के बाद कार्य करने के लिए उन्हें उनकी सहमति चाहिए। कल्याणकारी सुविधाएं जैसे कैंटीन, फर्स्ट एड बॉक्स और क्रैच को केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचित मानकों के अनुसार प्रदान किया जाएगा। इस संहिता से ये सुनिश्चित किया गया है कि नियोक्ता की ओर से एक निर्धारित आयु से अधिक आयु वाले कामगारों की वर्ष में एक बार निःशुल्क चिकित्सा जांच कराई जाएगी। इस संहिता के जरिए पहली बार कामगारों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने का कानूनी अधिकार दिया गया है। इस संहिता के जरिए सिने कामगार को श्रव्य दृश्य कामगार के रूप में नामित किया गया है। इससे से अधिक कामगार OSH संहिता के तहत कवर हो सकेंगे। पहले ये सुरक्षा केवल फिल्मों में काम करने वाले कलाकारों को दी जा रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 को राज्यसभा से 23 सितंबर और लोकसभा से 22 सितंबर को मंजूरी मिली थी। इस संहिता के जरिए इस तरह के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं के दायरे में लाने का प्रयास किया गया है। सामाजिक सुरक्षा से जुड़े 9 श्रम कानूनों को एक साथ लाने के लिए सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 लाया गया। इस संहिता के जरिए एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी ESIC की पहुंच का विस्तार किया गया है। ESIC के तहत अधिकतम संभावित कामगारों को स्वास्थ्य सुरक्षा का अधिकार देने के प्रयास किए गए हैं। ESIC की सुविधा अब सभी 740 जिलों में उपलब्ध कराई जाएगी। पहले ये सुविधा सिर्फ 566 जिलों में दी जा रही थी। खतरे यानी जोखिम से जुड़े क्षेत्रों में काम करने वाले प्रतिष्ठान अनिवार्य रूप से ESIC से जोड़े जाएंगे, चाहे से प्रतिष्ठान में सिर्फ एक ही श्रमिक क्यों ना हो। संहिता में असंगठित क्षेत्र और गिग कामगारों को ESIC से जोड़ने के लिए योजना बनाने का प्रावधान किया गया है। गिग वर्करों का मतलब ऐसे कामगारों से है जिन्हें मांग के समय पर रखा जाता है। बागान के मालिकों को बागानों में काम करने वाले श्रमिकों को जोड़ने का विकल्प दिया जा रहा है। ESIC का सदस्य बनने का विकल्प 10 से कम कामगारों वाले प्रतिष्ठानों को भी दिया जा रहा है। ESI की सुविधा बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसमें चिकित्सा की सुविधा, इंश्योरेंस की सुविधाएं होती हैं। ये अब तक सिर्फ 560 जिलों में था, 66 जिलों में था, जिसे बढ़ाकर 740 जिलों में कर दिया गया। सामाजिक सुरक्षा संहिता के जरिए EPFO यानी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की पहुंच का भी विस्तार किया जा रहा है। EPFO की कवरेज 20 कामगारों वाले सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होगी। फिलहाल ये सिर्फ अनुसूची में शामिल प्रतिष्ठानों पर लागू थी। 20 से कम कामगारों वाले प्रतिष्ठानों को भी EPFO में शामिल होने का विकल्प दिया जा रहा है। स्वनियोजित वर्ग या किसी अन्य वर्ग के तहत आने वाले कामगारों को
ईपीएफओ के दायरे में शामिल करने के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। असंगठित क्षेत्र के कामगारों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के लिए अलग अलग योजनाएं तैयार करने का प्रावधान किया गया है। इन योजनाओं को लागू करने के लिए एक सामाजिक सुरक्षा निधि बनाई जाएगी। प्लेटफॉर्म कामगार या गिग कामगार जैसी बदलती तकनीक के साथ रोजगार के नए स्वरूपों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने का काम सामाजिक सुरक्षा संहिता में किया गया है। इस संहिता में अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी को पहली बार नियमित कर्मचारी की तरह सामाजिक सुरक्षा का अधिकार दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स की संख्या बढ़ती जाएगी। भारत में एक समय में 2001 में 15.7% कॉन्ट्रैक्ट लेबर थे, वो बढ़कर अब 2015 में 27.7% कॉन्ट्रैक्ट लेबर थे। अब उस कॉन्ट्रैक्ट लेबर को कोई संरक्षण नहीं मिलता था, उन सबको इस कानून में लाया गया है, उन्हें संरक्षण दिया गया है, उन्हें वो सभी कल्याण की योजनाओं के अंतर्गत लाया गया है जो संगठित क्षेत्र के मजदूरों को मिलता है। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के मकसद से इन सभी कामगारों का पंजीकरण एक ऑनलाइन पोर्टल पर किया जाएगा। ये पंजीकरण एक साधारण प्रक्रिया के जरिए स्व प्रमाणन यानी सेल्फ अटेस्टेशन के आधार पर किया जाएगा। इससे असंगठित क्षेत्र के लाभार्थियों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ आसानी से हासिल होगा। रोजगार पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है रोजगार के बारे में सूचना हासिल करना। इसी लक्ष्य से 20 या उससे अधिक कामगारों वाले सभी प्रतिष्ठानों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वो अपने प्रतिष्ठानों में रिक्त पदों की सूचना दें। ये सूचना ऑनलाइन पोर्टल पर दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। औद्योगिक विकास के लिए ये जरूरी है कि श्रमिकों के पास विवाद निपटाने की एक प्रभावी प्रणाली हो ताकि औद्योगिक शांति सुनिश्चित हो सके। औद्योगिक संबंध संहिता 2020 इसी से जुड़ा है। औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में 3 श्रम कानूनों को एक साथ लाया गया है। इसमें औद्योगिक विवाद, ट्रेड यूनियन और औद्योगिक रोजगार से जुड़े मुद्दों को शामिल किया गया है। इस संहिता के जरिए श्रमिकों के विवाद के निपटारे के लिए प्रभावी तंत्र की व्यवस्था की गई है। विवाद निपटारा प्रणाली के तहत औद्योगिक न्यायाधिकरणों की व्यवस्था को मजबूत किया गया है। कामगार की परिभाषा में शामिल सुपरवाइजर की वेतन सीमा को 10,000 रुपए से बढ़ाकर अब 18,000 रुपए कर दिया गया है। इस बदलाव से आज के मुकाबले कहीं ज्यादा सुपरवाइजर इस संहिता के दायरे में आएंगे। अन्य श्रेणी के श्रमिकों के लिए कोई वेतन सीमा नहीं है। निश्चित अवधि यानी फिक्स्ड टर्म वाले रोजगार को IR संहिता में लाया गया है। इससे निश्चित अवधि वाले कर्मचारियों की सेवा शर्तें, वेतन, छुट्टी और सामाजिक सुरक्षा भी एक नियमित कर्मचारी के समान ही होंगी। IR संहिता में हड़ताल के प्रावधानों पर बात करें तो श्रमिकों के हड़ताल पर जाने का अधिकार सरकार ने वापस नहीं लिया है। हड़ताल पर जाने से पहले 14 दिन के नोटिस पीरियड की बाध्यता हर संस्थान पर लागू की गई है, जिससे इस अवधि में आपसी बातचीत के माध्यम से विवाद को समाप्त करने का प्रयास किया जा सके। IR संहिता में छटनी, क्लोजर या जबरन छटनी में थ्रेशहोल्ड को 100 श्रमिक से बढ़ाकर 300 श्रमिक कर दिया गया है। श्रमिकों को संस्थान में उनके अधिकार दिलवाने में ट्रेड यूनियंस की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए कानून में पहली बार ट्रेड यूनियंस को संस्थान के स्तर पर, राज्य के स्तर पर और केंद्र के स्तर पर मान्यता दी जा रही है। ट्रेड यूनियनों की बेहतर और प्रभावी भागीदारी के मकसद से किसी विवाद पर विचार विमर्श करने के लिए वार्ताकार यूनियन और वार्ताकार परिषद का प्रावधान किया गया है। ट्रेड यूनियनों के बीच पैदा हुए विवादों का समाधान करने के लिए अधिकरण में जाने की व्यवस्था की गई है। इससे उनके विवादों का निपटान करने में कम समय लगेगा। औद्योगिक अधिकरण में 1 सदस्य के बजाय 2 सदस्यों का प्रावधान किया गया है। इससे 1 सदस्य के अनुपस्थित रहने की स्थिति में भी कार्य सुचारू रूप से किया जा सकता है। समझौते के स्तर पर विवाद के नहीं सुलझने की स्थिति में मामले को सीधे अधिकरण में ले जाने का प्रावधान है। अधिकरण के निर्णय के बाद 30 दिनों के भीतर उस निर्णय को लागू कर दिए जाने का प्रावधान है। पहली बार कानून में रीस्किलिंग फंड का प्रावधान किया गया है। किसी भी श्रमिक की अगर नौकरी छूट जाती है तो दोबारा उसके रोजगार की संभावना बढ़ाने के मकसद से रीस्किलिंग फंड का इस्तेमाल किया जाएगा।
इन श्रमिकों को इसके लिए 45 दिनों की अवधि के भीतर 15 दिन का वेतन दिया जाएगा। इससे उन्हें दोबारा रोजगार हासिल करने में आसानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सरकार ने 29 श्रम कानूनों को सरल, आसान और पारदर्शी 4 श्रम संहिताओं में शामिल किया है। इन 4 श्रम संहिताओं में से मजदूरी संबंधी संहिता संसद में पहले ही पारित हो चुकी है, जबकि 3 संहिताएं मॉनसून सत्र में पारित हुई हैं। आइए जानते हैं इन संहिताओं में कौन कौन से पुराने कानून को नए रूप में शामिल किया गया है। श्रम संहिताओं में श्रम कल्याण उपबंधों से संबंधित कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। इसके तहत संसद से पारित किए गए 3 श्रम संहिताओं में उपजीविका जन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020 में 13 कानून, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में 3 श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में 9 श्रम कानून समाहित किए गए हैं, जबकि संसद से पहले ही पारित हो चुके मजदूरी संबंधी संहिता में 4 श्रम कानून शामिल किए गए थे। श्रम कानूनों को में हमने जो कि 44 सेंट्रल लेबर लॉज थे उनको 4 कोड्स में परिवर्तन किया है। 4 कोड में वेज कोड पहला है, दूसरा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड है, तीसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन कोड है, चौथा सोशल सिक्योरिटी कोड है। उपजीविका जन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020 में समाहित किए गए श्रम कानूनों की बात करें तो इसमें कारखाना अधिनियम 1948, बागान श्रमिक अधिनियम 1951, खान उपबंध 1952, श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी सेवा शर्तें एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1955 के साथ ही श्रमजीवी पत्रकार वेतन की दरों का निर्धारण अधिनियम 1958 शामिल हैं। इनके अलावा इसमें मोटर परिवहन कामगार अधिनियम 1951, बीड़ी एवं सिगार कामगार रोजगार की शर्तें अधिनियम 1966, ठेका श्रम विनियमन एवं उत्सादन अधिनियम 1970, विक्रय संवर्धन कर्मचारी सेवा शर्तें अधिनियम 1976, अंतरराज्यिक प्रवासी कामगार रोजगार का विनियमन एवं सेवा शर्तें अधिनियम 1979 भी समाहित हैं। साथ ही सिने कामगार और सिनेमा थिएटर कामगार रोजगार का विनियमन अधिनियम 1981, गोदी कामगार सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण अधिनियम 1986 और भवन और अन्य सन्निर्माण कामगार रोजगार का विनियमन एवं सेवा शर्तें अधिनियम 1996 भी शामिल हैं। ये वेज कोड हर मजदूर को एक मिनिमम वेज का प्रावधान देता है और पहले ये वेज कोड आने से पहले सिर्फ 30% मजदूरों को मिनिमम वेज मिलता था। अब सारे मजदूरों को, जो कि 50 करोड़ हमारे मजदूर हैं हमारे देश में, उन सबको ही मिनिमम वेज मिलेगा। वहीं औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926, औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम 1946 और औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 श्रम कानून शामिल हैं। सारे सेक्टर्स को, सारे एम्प्लॉयमेंट सब मजदूरों को मिलेगा, डोमेस्टिक वर्कर्स को या किसी आईटी में जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में, सब मजदूरों को मिनिमम वेज मिलेगा। और इसमें एक प्रावधान और रखा है कि मिनिमम वेज को हर 5 साल बाद उसको रिवीजन करना पड़ेगा। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में शामिल 9 श्रम कानूनों की बात करें तो इसमें कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952, रोजगार कार्यालय रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना अधिनियम 1959 के साथ ही प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 शामिल हैं। इसके अलावा उपदान संदाय अधिनियम 1972, सिने कामगार कल्याण निधि अधिनियम 1981, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 और असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 शामिल हैं।
इससे पहले संसद से पास हो चुके मजदूरी संबंधी संहिता की बात करें तो इसमें मजदूरी संदाय अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बोनस संदाय अधिनियम 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 श्रम कानूनों को शामिल किया गया है। इन 4 श्रम संहिताओं के जरिए श्रमिकों का कल्याण सुनिश्चित करना सबसे बड़ा उद्देश्य है। इन नए श्रम संहिताओं के लागू होने से उद्योगों का विकास होने के साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रमिकों के कल्याण के लिए पारित किए गए श्रम सुधार विधेयकों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन श्रम सुधारों ने न केवल श्रमिकों का भला करेंगे बल्कि अर्थव्यवस्था को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा के लिए श्रम संहिता संबंधी 3 विधेयकों के संसद से पारित होने पर कहा है कि ये सुधार परिश्रमी मजदूरों का हित सुनिश्चित करेंगे और आर्थिक विकास को मजबूती देंगे। प्रधानमंत्री ने कई ट्वीट जारी कर श्रम सुधार संहिता के पारित होने की सराहना की। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा कि काफी समय से लंबित और बहुप्रतीक्षित श्रम सुधार संसद द्वारा पारित किए गए हैं। ये सुधार हमारे मेहनती श्रमिकों की भलाई सुनिश्चित करेंगे और आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगे। वे न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के भी उम्दा उदाहरण हैं। प्रधानमंत्री अपने ट्वीट में आगे लिखते हैं कि नई श्रम संहिता न्यूनतम मजदूरी और मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करती है। साथ ही ये श्रमिकों की व्यावसायिक सुरक्षा को भी प्राथमिकता देती है। ये सुधार कामकाज के लिए बेहतर माहौल तैयार करने में योगदान देंगे, जिससे आर्थिक विकास की गति तेज होगी। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में ये भी लिखा कि इन श्रम सुधारों से कारोबारी सुगमता सुनिश्चित होगी। ये भविष्य पर केंद्रित कानून हैं, जो अनुपालन को कम करते हुए लाल फीताशाही और इंस्पेक्टर राज को दूर करेंगे और उद्यमों को सशक्त बनाएंगे। इन सुधारों में श्रमिकों और उद्योग दोनों की बेहतरी के लिए प्रौद्योगिकी की ताकत के इस्तेमाल की बात की गई है। संसद ने मॉनसून सत्र में श्रमिकों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए 3 श्रम सुधार संहिता को पारित किया है, जिससे श्रमिकों को काम करने के वातावरण की सुरक्षा के साथ ही सामाजिक सुरक्षा भी मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो आज के विशेष में इतना ही। उम्मीद है कि आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप हमारे कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां आपकी प्रतिक्रियाओं का, आपके सुझाव का हमको बेसब्री से इंतजार रहता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।